हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से अध्याय 3 घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.1 के 1 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? तो पहला प्रश्न है 1 नंबर में 1000। तो इसको जो है हम लोग जैसे जिस प्रकार से वर्गमूल निकालने में करते थे कि दो का जोड़ा लगाते थे, इसमें जो है 3 का हमें जोड़ा लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 1000 है तो इसको 2 से हम लोग सबसे पहले भाग देते हैं। 2 से भाग दिए तो 500 बार गया, फिर 2 से दिए तो 250 बार, यानी 250 बार, फिर 2 से दिए तो 125 बार। अब जो है इसे जो है 125 को चूंकि 2 इसके इकाई के स्थान पर जो है 5 है, इसलिए 2 से भाग नहीं जाएगा, ना ही 3 से जा रहा है, तो इसे 5 से भाग दे रहे हैं। तो 5 से 25 बार गया, फिर 5 से दिए तो 5 बार गया, और 5 के 5। तो इस प्रकार से जो है हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। अब इधर जो है बाईं तरफ जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई है, उन संख्याओं को एक साथ इस प्रकार से लिखते हैं। तो घन लिखने के लिए बच्चों यहाँ पर वर्गमूल लिखते थे तो हम लोग 2 नहीं लिखते थे, परंतु यहाँ पर जब हम लोग घनमूल लिखेंगे तो घन निकालेंगे तो यहाँ पर 3 अवश्य ही हमें लिखना है। तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब यहाँ पर जो है हम लोग संख्या को, सारे संख्या को लिख दिए। अब यहाँ पर हम लोग 3 का जोड़ा रखते हैं। तो ये 2 जो है 3 है, और 5 जो है वो भी 3 है। तो अब जो है नीचे जब हम लिखेंगे, ये जो ऊपर का हम लोग जो घन का चिन्ह दिए हैं, घन और ये चिन्ह, इसको हटा देंगे। अब केवल जो 3 संख्या के लिए एक संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 जो है 3 संख्या में है तो एक संख्या लिखेंगे, एक मैंने 2 लिखेंगे, और फिर 5 भी 3 है तो 5 लिखेंगे। तो 2 गुने 5 बराबर 10, यानी कि 1000 का घनमूल कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, अतः 1000 जो है पूर्ण घन संख्या है। यहाँ पर लिखने के लिए बोला है कौन कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो यहाँ पर 1000 जो है इसका घन निकल जाता है, तो इसलिए यह जो है एक पूर्ण घन संख्या है। तो बच्चों इसी प्रकार से 2 नंबर का प्रश्न है 3087। तो इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो है इकाई स्थान में 7 है। सबसे पहले आप इकाई स्थान में देख लेंगे, तभी आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी संख्या से भाग जा सकता है। तो हमें यहाँ पर जो है देखते हैं 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से कोशिश करते हैं। 3 से देखते हैं कि ये जा रहा है 1029, फिर इसको 3 से देते हैं तो ये 343, अब इसे 3 से देते हैं तो ये नहीं जा रहा है, तो सीधे जो है इसके इकाई स्थान में 3 है, तो हम लोग अब 7 से भाग देते हैं तो 49 बढ़ जाता है, फिर 7 से देते हैं तो ये 7 बढ़ जाता है, तो फिर यहाँ 7 के 7 हो गया। ठीक है, अब जो है इसी प्रकार से जो है 3087 का जो है हम लोग घनमूल निकालते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इसको जोड़ा लगाते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि 3 जो है 2 ही बार है, परंतु 7 जो है 3 बार है। तो यहाँ पर जो है 3 बार रहना चाहिए, तभी ये जो है पूर्ण घन होता। तो यहाँ 3 जो है 2 ही बार दिया गया है, अतः यह संख्या जो है पूर्ण घन नहीं होगा। अगर इसे 3 से गुना कर दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगा वह पूर्ण घन संख्या होगा, परंतु ऐसा नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर 3 कम है, इसलिए इसे हम लोग लिखेंगे यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे बच्चों 3 नंबर का प्रश्न है 4,56,533। तो इसे हम लोग जो है सबसे पहले 7 से जो है अभाज्य गुणनखंड में 7 से पहले भाग देते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 65,219। उसके बाद फिर इसे 7 से करते हैं तो 9,317 प्राप्त होता है, फिर इसको 7 से करते हैं तो ये प्राप्त होता है 1,331। अब देखते हैं कि यह 7 से नहीं जा रहा है, अब सीधे इसको 11 से भाग करना होगा। तो 11 से भाग देते हैं तो ये होता है 121 बार जा रहा है, फिर 11 से करते हैं तो 11 बार, 11 से करते हैं तो 1 बार। अब इसको हम लोग इसी प्रकार से सजा देंगे, जो संख्याएं हमें प्राप्त हुआ है उसे इस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ देखते क्या है कि 7 जो है 3 बार है, और 11 भी 3 बार है, यानी कि 11 गुने 7 गुने 11 बराबर 77, यानी कि 4,56,533 का जो है घन हमें कितना प्राप्त हो रहा है? घनमूल 77 प्राप्त हो रहा है ना। तो इसका अर्थ यह है कि चूंकि इसका घन निकल जाता है, इसलिए ये जो है ये संख्या जो है वो पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो आगे हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। यहाँ पर लिख दिया गया था यह एक पूर्ण घन संख्या है। आगे हम लोग इसी के प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 के 4 नंबर के हल को समझते हैं। तो 4 नंबर में है 1,06,480। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग दिए, तो ये देखिए 10 है तो 5 दूनी 10 हो गया, फिर 6 है तो 3 दूनी 6 हो गया, फिर 4 है तो 2 दूनी 4 हो गया, फिर 8 है तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर यहाँ पर 0 उतार दिए, फिर 2 से भाग किए, इसी प्रकार से 26,000
13,620 प्राप्त हुआ। तो अभी फिर से इसको 2 से भाग कर सकते हैं, तो प्राप्त हुआ हमें 13,310। अब जो है इसको फिर से 2 से भाग किए तो प्राप्त हुआ 6,655। चूंकि अब इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए चूंकि ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा है, तो अब इसे 5 से हम लोग भाग कर रहे हैं। तो 5 से भाग करते देखिए 6 है, तो 5 के 5 हो गया, 1 बच गया, इधर चला गया, तो फिर ये हो गया 16, 5 3 15 हो गया, तो एक फिर यहाँ चला गया, तो 5 3 15 और 5 1 5, यानी कि 1331 प्राप्त हुआ। तो अब जो है ये संख्या ना तो 2 से जाएगा ना 5 से, ये संख्या सीधे 11 से हमें भाग करना है। तो 11 से भाग करते हैं, तो देखिए 11 के 11, यहाँ बच गया 2 और यहाँ चला गया, तो ये हो गया 23, तो 11 दूनी 22 हो गया, यहाँ 1 बच गया और यहाँ चला गया, तो 11 के 11। इस प्रकार से फिर 11 से करते हैं, तो 11 11 121 होता है, फिर 11 से किया तो 1 हो गया। अब इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, इसका घनमूल हमें निकालना है, तो बराबर हमें जो भी संख्याएं बाईं तरफ प्राप्त हुई है उन सारे को हम लोग इस प्रकार से सजाते हैं और 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए 2 जो है 3 का जोड़ा लगा दिए, 11 3 का जोड़ा लगा दिए। अब बच भी गया है हमारे पास 2 और 5, यानी कि यह जो है हमारा अतिरिक्त संख्या है। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे बच्चों देखिए 5 नंबर का प्रश्न है 4608। तो 4608 को हम लोग ठीक उसी प्रकार से जो है अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। तो देखिए 2 से भाग किए तो प्राप्त हुआ 2304, फिर 2 से किए तो 1152, फिर 2 से किए तो 576 प्राप्त हुआ, फिर 2 से किए तो 288 प्राप्त हुआ, फिर 2 से भाग किए तो 144 प्राप्त हुआ, फिर 2 से भाग किए तो 72 प्राप्त हुआ, फिर 2 से किए तो 36 प्राप्त हुआ, फिर 2 से किए तो 18, फिर 2 से किए तो 9। अब ये 2 से नहीं जाएगा, इसलिए अब इसे 3 से भाग किए तो 3 3 का 9 हो गया, फिर 3 के 3 हो गया। अब इसको जो है हम लोग फिर इस प्रकार से लिखकर इसका 3 3 का हम लोग जोड़ा लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 2 है, तो यानी कि 3 3 करके 3 ठो जोड़ा हो गया। अब 3 का है 1 2, यानी यहाँ पर इसका जोड़ा 3 3 का जोड़ा में 3 1 कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि यह पूर्ण घन संख्या, यह जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो बच्चों हम लोग का प्रश्न संख्या 1 जो है हो चुका है, हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के प्रश्न का हल को समझें। बच्चों अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो हम लोग सबसे पहले 1 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 256 दिया गया है, तो 256 का जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले 2 से भाग किए तो 128 बार गया है, फिर 2 से किए तो 64 बार, फिर 2 से किए तो 32 बार, फिर 2 से 16 बार, फिर 2 से किए तो 8 बार, फिर 2 से तो 4 बार, फिर 2 से 2 बार और फिर 2 से किए तो 1 बार। ठीक है, तो अब जो है हमें इस प्रकार से जो बाएं तरफ जो भी संख्याएं प्राप्त हुआ है उसे इस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग को अब 3 3 का जोड़ा लगाना है। जैसे हम लोग वर्गमूल में 2 2 का लगाते थे, यहाँ 3 3 का लगाना है, हमें पता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए टोटल मिला के 8 संख्या में 2 है, तो हम लोग 3 को लगाए, फिर 3 को लगाए, तो अब जो है यहाँ पर ये जोड़ा नहीं बन रहा है 3 का। तो यहाँ पर जो है कितने संख्या कम है, एक ही संख्या 2 कम है, तो वही संख्या अगर यहाँ पर हो जाता तो यह जो है पूर्ण घन हो जाता। तो इसलिए यहाँ पर लिखे वो संख्या बराबर 2, यानी कि और एक 2 की कमी है, जिससे गुना कर दे तो यह संख्या जो है पूर्ण घन हो जाएगा। आगे बच्चों 675 है 2 नंबर में, इसका हम लोग इसका जो है हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 675 को 5 से भाग किए तो 135 बार गया, फिर 5 से किए तो 27 बार गया, और फिर अब 27 को 3 से भाग किए तो 9 बार, और 9 को 3 से भाग किए तो 3 बार, और 3 को 3 से भाग किए 1 बार गया। ठीक है, तो अब बच्चों इसे हम लोग 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये 3 तो जोड़ा लग गया है, यहाँ पर जो 5 है वो जोड़ा में 1 कम है, तो अर्थात यह जो है 5 वही उसी से गुना कर दें तो यह संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो यहाँ पर वह संख्या कितना है 5। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 के 3 नंबर का हल को हम लोग 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर दिया है 7803, तो 7803 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। चूंकि इकाई के स्थान पर 3 है इसलिए यह 2 से नहीं जा रहा, तो 3 से हम लोग इसको भाग कर रहे हैं। तो ये 2601 बार गया, फिर 3 से किए तो 867 बार गया, फिर 3 से किए तो 289 बार गया, फिर इसको जो है अब बड़ी संख्या से कर रहे हैं 17 से, क्योंकि ये छोटी संख्या से पूरा भाग नहीं हो पा रहा। तो 17 से किए तो 17 बार गया, फिर 17 से किए 1 बार गया। अब इस संख्याओं को इस प्रकार से हम लोग बाएं तरफ जो संख्या हमें प्राप्त हुआ उसको इस प्रकार से लिखते हैं, और
देखते हैं कि ये जो 3 है ये 3 का जोड़ा लग जाता है, परंतु 17 का जो है एक कम है 3 के जोड़ा लगने में। तो वही संख्या से करते वही संख्या जो कम है उससे अगर हम इस संख्या को गुना कर दें तो यह जो है पूर्णघन संख्या हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है लिखेंगे वो संख्या बराबर 17। आगे 4 नंबर में है 35,721। इसको जो है हम लोग 3 से भाग किए तो 11,907 आया, फिर 3 से किए तो 3,969 प्राप्त हुआ, फिर 3 से किए तो 1,323 प्राप्त हुआ, फिर 3 से किए तो 441 प्राप्त हुआ, फिर 3 से किए तो 147 प्राप्त हुआ, और फिर 3 से किए तो 49 प्राप्त हुआ, फिर इसे 7 से किए तो 7 प्राप्त हुआ, और 7 से किए तो 1 प्राप्त हुआ। इसे बाईं तरफ जो संख्याएं हमें प्राप्त हुई है उन संख्याओं को यहाँ पर लिखते हैं और 3-3 का जोड़ा लगाते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ प्राप्त हुआ 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 जो है इस जो है 3-3 का जोड़ा इसका लग गया है, परंतु 7 जो है 2 ही है और यानी कि एक 7 की यहाँ पर कमी है। तो उसी से अगर वही 7 जो है यहाँ पर अगर होता तो यह संख्या जो है पूर्णघन संख्या होती, तो इसलिए वह संख्या हम लोग लिख देंगे, यह जो है संख्या होगी 7। ठीक है, तो अब हम लोग इसी के 5 नंबर के प्रश्न का हल को समझते हैं। बच्चों अब हम लोग 5 नंबर के प्रश्न का हल को समझते हैं। तो देखें कि 5 नंबर में है 1,07,811, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 1,07,811 लिखे हैं, तो इसे हम लोग 3 से पहले भाग करते हैं, तो इसे हमें क्या प्राप्त होता है 35,937। फिर इसको 3 से भाग करते हैं तो प्राप्त होता है 11,979, और फिर 3 से प्राप्त करते हैं तो प्राप्त होता है 3,993। फिर इसको 3 से भाग करते हैं तो प्राप्त होता है 1,331। अब चूंकि यह 3 से तो भाग जा नहीं रहा है इसलिए 11 से भाग करना है, ये छोटी संख्या से कोई भी संख्या से भाग नहीं जा रहा है, तो 11 से भाग किए तो यहाँ प्राप्त हुआ 121। देखिए यहाँ पर 13 है तो 11 1 11, यहाँ कितना बच गया 2, और यहाँ जो है 3 है तो 23 हो गया, 11 दूनी 22, फिर यहाँ पर 1 बचा और 1 11 हो गया, 11 1 11। अब फिर इसको 11 से भाग किए तो 11 हुआ, 11 को फिर 11 से भाग किए तो 1 प्राप्त हुआ। अब जो बाईं तरफ हमें संख्या प्राप्त हुई है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, उसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें 4 3 प्राप्त हुआ है तो 4 3 लिखे, और 11 3 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 जो है एक ही संख्या में है, इसे और 2 तीनों की आवश्यकता है, तभी यह जो है पूर्णघन संख्या हो सकती है, यानी कि 3 गुणा 3। तो वह छोटी संख्या क्या होगी 3 गुणा 3 बराबर 9, यानी कि इस संख्या को 9 से हम लोग गुना करें तो यह पूर्णघन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के हल को समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 के हल को समझते हैं। तो देखें कि 3 नंबर में क्या दिया गया है, प्रत्येक के लिए वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 2 नंबर में था गुना करने पर, यहाँ पर भाग देने पर लिखा गया है। तो हम लोग देखें कि 1 नंबर में दिया गया है 128, तो 128 का हम लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो हम लोग 128 को 2 से भाग किए तो 64 बार गया, फिर 2 से भाग किए तो 32 बार गया, फिर 2 से किए तो 16 बार गया, फिर 2 से किए तो 8 बार, फिर 2 से किए तो 4 बार, फिर 2 से किए तो 2 बार, और फिर 2 से किए तो 1 बार। अब हम लोग यहाँ पर उसको सजाते हैं, बाएं तरफ जो संख्या में प्राप्त हुआ है उसे हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या संख्या प्राप्त है 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हम लोग लिख दिए, और 3 3 का जोड़ा लगाते हैं तो देखते हैं कि एक संख्या जो है 2 वो छूट गया है, यानी कि ये संख्या जो है इससे अगर हम इसको संख्या को भाग देते हैं तो यह जो है पूर्णघन हो जाता है। तो वही हम लोग को लिख देना है, अथवा छोटी संख्या बराबर 2। अब 2 नंबर का प्रश्न को देखते हैं 192, इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 से भाग करते हैं तो 96 बार गया, फिर 2 से करते हैं 48 बार, फिर 2 से किए 24 बार, फिर 2 से किए तो 12 बार, फिर 2 से किए तो 6 बार, फिर 2 से किए तो 3 बार। अब इसको हम लोग इस प्रकार से बाईं तरफ प्राप्त जो संख्या है उसे जो है सजाते हैं। तो इस प्रकार से 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 6 बार, तो 6 बार लिख दिए, और नीचे है 1 3, तो यह जो है अकेला 3 है, यानी कि इस 3 से अगर हम इसको भाग कर दें तो जो संख्या हमको प्राप्त होगा वही जो है पूर्ण घन संख्या होगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पर हमको लिखना होगा वह छोटी संख्या बराबर 3। अब हम लोग इसके 3 नंबर के प्रश्न का हल को समझते हैं। बच्चों 3 नंबर का प्रश्न है 7803, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग प्राप्त करते हैं। तो इसे 3 से भाग करते हैं तो 2601 प्राप्त हुआ, फिर 2601 को 3 से भाग किए 867 प्राप्त हुआ, फिर इसको 3 से भाग किए तो 289 प्राप्त हो गया, और इसको अब 17 से भाग किए तो 17 प्राप्त हुआ। अब जो भी संख्या हमें बाईं तरफ प्राप्त हुआ है उसको इस प्रकार से लिखते हैं।
तो हम क्या देखते हैं कि 3 तो प्राप्त हुआ है, 17 जो है 2 तो प्राप्त हुआ है, यानी कि ये जो संख्या है वो जो 3 के जोड़े में नहीं है, यानी कि ये अगर नहीं होता तो ये 3 के जोड़े में जो है वो पूर्ण घन होता। तो यानी कि हमें इस संख्या से उस संख्या को भाग करना पड़ेगा, तभी ये पूर्ण घन होगा। तो इस संख्या को लिख देते हैं, वो संख्या बराबर 17 गुणे 17 बराबर 29। अब जो है हम लोग यहाँ पर 4 नंबर को देखते हैं, यह है 24,300। इसका भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो 2 से भाग किए तो 12,150, फिर 2 से किए तो 6,075, इसको 5 से किए तो 1215 प्राप्त हुआ, फिर 1215 को भाग किए तो 243 प्राप्त हुआ। क्योंकि अब 3 है इकाई के स्थान पर तो 5 से तो जाएगा नहीं, फिर 3 से भाग किए तो 81 प्राप्त हुआ, फिर 81 को 3 से भाग किए तो 27 प्राप्त हुआ, 27 को 3 से भाग किए तो 9 प्राप्त हुआ, 9 को 3 से भाग किए तो 3 प्राप्त हुआ, फिर 3 को 3 से भाग किए तो 1 प्राप्त हुआ। अब इसको हम लोग जो भी बाएं तरफ प्राप्त हुआ है उन संख्याओं को यहाँ हम लोग इस प्रकार से सजाएं, तो हम लोग देख सकते हैं कि केवल मात्र 3 जो है वो 3 का जोड़ है, 3 जो है उनका 3 का जोड़ा प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पर कौन कौन से संख्याओं का जोड़ा नहीं बना है, तो ये है 2 गुना 2, ये प्राप्त, इसका जोड़ा 1 कम है, फिर 5 गुना 5 1 कम है, 3 गुना 3 इसमें भी 1 कम है, यानी कि ये संख्याएं जो है अगर इन संख्याओं से इस संख्या को भाग दिया जाए तो यह पूर्ण घन हो जाएगा। तो वो संख्या कितना होगा, वो संख्या हो जाएगा ये 2 गुना 2 जो बच गया है, 5 गुना 5 और 3 गुना 3, यानी कि सबको गुना कर देंगे तो वो संख्या हो जाएगा 900। तो बच्चों अब हम लोग इसके 5 नंबर के प्रश्न का हल को समझते हैं। बच्चों अब हम लोग 5 नंबर के हल को समझते हैं। 5 नंबर में 704, इसका जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले 2 से भाग देते हैं तो 352 हमें प्राप्त होता है, फिर 2 से करते तो 176 प्राप्त होता है, फिर 2 से भाग करते तो 88 प्राप्त होता है, फिर 2 से किए तो 44 प्राप्त हुआ, फिर 2 से किए तो 22 और 2 से किए तो 11 प्राप्त हुआ। अब ये जो बाईं तरफ हमें प्राप्त है यहाँ इसको लिखते हैं, तो हमें कितने 2 प्राप्त हुए, 1 2 3 4 5 6 और 11 1 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखने के बाद 3 का जोड़ा लगाते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि 11 अकेले रह गया है, यानी कि 11 से अगर इस संख्या को भाग दिया जाए तो जो भाग फल प्राप्त होगा वो पूर्ण घन होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए वो संख्या बराबर 11। तो बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 4 के हल को समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन इतना गुना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखें, माना कि वह संख्या बराबर 1, तो 1 का क्यूब होता है 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1 ही होगा। तो अब यहाँ पर दिया गया है 5 से गुना करने पर संख्या को, तो 5 से गुना करते तो 5 क्यूब हो गया, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 125, 125 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि कितना गुना बड़ा है ये, तो 125 को 1 से भाग दिए तो देखें कि 1 को 1 से गुना किया तो 1 हो गया, 1 से 1 को घटाए 0 हो गया, तो फिर यहाँ से 2 उतारे, फिर 2 1 2 हो गया, फिर जो है यहाँ 0 हो गया घटाने पर, तो फिर 5 को उतारे तो 5 1 5 हो गया, तो यानी कि 125। तो हम लोग यहाँ पर लिखे अतः वह संख्या 125 गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 नंबर में है परिचित प्लास्टिसिन का एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, यानी कि यहाँ पर जो दिया गया है 5 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। तो हमें कितने की और आवश्यकता है ताकि ये पूरा घन हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 5 है ही और 1 5 और होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे हैं जो ये 5 1 और होगा और 2 1 ही है तो और 2 की आवश्यकता है, तो यहाँ पर 2 गुना 2 लिख दिए, यानी कि ये जो संख्या अगर हमें मिल जाता है तो वो जो है पूरा हो जाता है घन। तो यहाँ पर हम लोग लिखे अतः कुल आवश्यक घनाभों की संख्या बराबर 5 गुना 2 गुने 2 बराबर 20। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग 4 और 5 का भी हल समझ लिए। अब हम लोग 6 नंबर के प्रश्न का हल को समझते हैं। बच्चों अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। 6 में लिखा गया है निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 1 का क्यूब बराबर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्यूब नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है लेकिन इसको नहीं दिखाया गया है। ठीक है, अब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस आधार पर कह रहे हैं कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब का मान निकालिए। तो बच्चों यहाँ पर जो डैश दिया गया है यहाँ भी संख्याएं हैं परंतु वहां यह नहीं लिखा गया है।
तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू, फिर 1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 का वर्ग लिख दिए। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग जानते हैं कि क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पर n माने संख्या, कितनी संख्या है 10 है, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग 10 गुना 11 बटा 2 लिखेंगे, तो इसको काट दिए तो ये 10 से 2 कटा तो ये 5 हो गया, और ये 1 बार कटा, तो अब जो है 5 और 11 को गुना किए तो 55 हो गया। तो 55 का वर्ग, तो 55 गुना 55 बराबर 3025। तो बच्चों अब 55 गुना 55 भी हम लोग देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है। आसानी से आप बिना गुना किए निकाल सकते हैं। ये जो 5 और 5 है इसको आप सीधे लिख दीजिए 5, और इस 5 में 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, ये हो गया 6। अब 6 और 5 को गुना कर दीजिए तो ये हो गया 30। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो गया 3025। तो बच्चों अब हम लोग अंतिम प्रश्न 7 नंबर के प्रश्न का हल को भी समझ। तो बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली 3.1 में अंतिम प्रश्न 7 के हल को समझते हैं। प्रश्न संख्या 7 में दिया गया है निम्नलिखित घन में कौन सम या विषम है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि नोट लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि सम का घन हमेशा सम होता है और विषम का घन हमेशा विषम होता है। तो इसी पर आधारित है ये प्रश्न। तो 1 नंबर में 10,648, ये जो है 8 जो है सम संख्या है, यानी कि पूरी संख्या सम है, अतः इसका घन भी सम ही होगा। 2 नंबर में है 46,656, यह एक सम संख्या है, अतः इसका घन हम लोग सम संख्या ही मानेंगे। और 3 नंबर में है 9,261, यह जो है विषम संख्या है, तो इसका घन क्या होगा, यह भी विषम संख्या होगा। 4 नंबर में है 3,375, यह एक विषम संख्या है, अतः इसका घन भी विषम ही होगा। बच्चों आज हम लोगों ने इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 के सभी प्रश्नों का हल समझा। बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बच्चों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।